Good morning everyone. We are starting third lecture for GATE exam crash course of network theory. आज हम इस प्रकार के सिमेट्रिकल नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी स्टडी करने वाले हैं। ये देखिए, ये सर्किट हमें कितने कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं और इन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वो हमें देखना है आज। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक हैं। फर्स्ट है मिरर सिमेट्री और सेकंड है फोल्डिंग सिमेट्री। जो मिरर सिमेट्री होती है उसमें जो मिरर होती है ये टर्मिनल पॉइंट, ये दोनों टर्मिनल पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर होती है। जैसे देखो ये मिरर आपको, ये देखिए, ये इस साइड का पोर्शन का मिरर इमेज इस साइड का पोर्शन दिख रहा है और इस मिरर सिमेट्री की कंडीशन में जो एक्सिस आपको दिख रही है, ये देखो, ये एक्सिस है, ये इन दोनों टर्मिनल पॉइंट के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इसे परपेंडिकुलर सिमेट्री भी कहा जाता है। इस परपेंडिकुलर सिमेट्री में हमने किस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि इस ए पॉइंट पर 100 वोल्ट है और अब ये ब्रांच देखो आप, ये ब्रांच का रेजिस्टेंस भी R ओम है और ये ब्रांच का रेजिस्टेंस भी R ओम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ब्रांच में सेम करंट फ्लो होने वाला है। तो जब दोनों ब्रांच में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेजिस्टेंस में सेम वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। सपोज करते हैं कि यहाँ 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो जब यहाँ 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ भी 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि दोनों ब्रांच में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में भी और इस ब्रांच में भी, दोनों ही ब्रांचेस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए दोनों ब्रांच में इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, 100 वोल्ट में से 20 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप हो गया तो यहाँ कितना वोल्टेज अपेयर होगा, 80 वोल्ट। इस 100 वोल्ट में से 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा है, इसलिए यहाँ कितना वोल्टेज अपेयर हो रहा है, 80 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी 80 वोल्ट और यहाँ भी 80 वोल्ट। तो इस जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस ये R है, इसके दोनों टर्मिनल पर इक्वल मैग्नीट्यूड का वोल्टेज है। जब इक्वल मैग्नीट्यूड का वोल्टेज है तो इस ब्रांच में से जो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यही तो है मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में भी तो यही कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मिडिल ब्रांच है ये मिरर एक्सिस पर हम काउंट कर रहे हैं कि ये एक्सिस मिरर एक्सिस है, ये मिरर एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है टर्मिनल पॉइंट के, और इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया, हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि मिरर एक्सिस पर जो ब्रांचेस रहती है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए मिरर एक्सिस पर जितनी भी ब्रांच रहेंगी हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे कि इन केस ऑफ मिरर सिमेट्री नेग्लेक्ट मिरर एक्सिस ब्रांच बिकॉज करंट नॉट फ्लोज इन मिरर एक्सिस ब्रांच। इस मिरर एक्सिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, जो मिरर एक्सिस होती है वो हमेशा टर्मिनल पॉइंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये टर्मिनल पॉइंट हो गया ए और बी और इसके परपेंडिकुलर। अब ये देखिए, ये जो एक्सिस दिख रही है आपको, ये पूरी जो रेड पेन से मैं बना रहा हूँ, ये मिरर एक्सिस हो गई। अब ये मिरर एक्सिस क्यों है, क्योंकि ये पोर्शन का मिरर इमेज ये पोर्शन है, इसलिए इसे हमने मिरर एक्सिस नाम दे दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको जनरल बताता हूँ। जनरली अगर चलो सब मुझे नहीं पता कोई मिरर एक्सिस का कॉन्सेप्ट, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे सपोज करो कि यहाँ कुछ वोल्टेज है, अगेन 100 वोल्ट। अब ये इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस है, तो जितना करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा उतना ही इस रेजिस्टेंस में भी फ्लो होगा, उतना ही इस रेजिस्टेंस में भी फ्लो होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एक्सिस होगी। तो यहाँ पर जितना वोल्टेज है, सपोज करो कि सभी ब्रांच में 20 वोल्ट का ड्रॉप हुआ,
यहाँ भी 20 वोल्ट का, यहाँ भी 20 वोल्ट का, यहाँ भी 20 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो यहाँ 80 वोल्ट आ जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 80 वोल्ट आ जाएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 80 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 80 वोल्ट और ये 80 वोल्ट के बीच में करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए इस ब्रांच को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ भी 80 वोल्ट और यहाँ भी 80 वोल्ट है, इसलिए इस ब्रांच को भी मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ करंट फ्लो नहीं होता वो ब्रांच हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कंसिडर नहीं करते हैं। और अगर इतना भी दिमाग नहीं लगाना है तो मुझे सिमेट्रिकल सर्किट दिख रहा था, तो सिंपल सी बात है, जो मिरर एक्सिस है, हमने एक कंक्लूजन तो ऑलरेडी निकाल ही लिया है कि मिरर एक्सिस पर जो ब्रांच रहती है उसमें करंट फ्लो नहीं होता, तो सीधे हटा दो आप, ये 100 वोल्ट 80 वोल्ट ऐसा कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे मिरर एक्सिस पे जो रेजिस्टेंस है इन्हें हटा दो। अब इसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये देखो, ये 2R, ये 2R और ये 2R, ये सब सारे के सारे पैरेलल में हैं, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2R/3। इस प्रकार से हम मिरर एक्सिस के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम फोल्डिंग सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये यही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने मिरर सिमेट्री से सॉल्व किया। अब इसे फोल्डिंग सिमेट्री या पैरेलल सिमेट्री की हेल्प से सॉल्व करते, देखते क्या होता है। देखो क्या होने वाला है इसमें। देखो, फोल्डिंग सिमेट्री मीन्स पैरेलल सिमेट्री, और इसमें जो एक्सिस होती है वो अलोंग द टर्मिनल पॉइंट होती है। ये ए बी टर्मिनल पॉइंट है, इसके अलोंग ही ये एक्सिस रहेगी, तो ये होगी हमारी पैरेलल एक्सिस या फोल्डिंग एक्सिस। पैरेलल एक्सिस या फोल्डिंग एक्सिस। देखो अब इसमें क्या होने वाला है, अब इसे हम इस पैरेलल एक्सिस के अलोंग इसको फोल्ड करते हैं, तब क्या होने वाला है, जब हम फोल्ड करेंगे, जब पैरेलल एक्सिस है तो ये देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों कैसा है, सिमेट्रिकल है, एक जैसा है। तो वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर ये होने वाला है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों कैसे हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे जब मैं इसे फोल्ड करूँगा पैरेलल एक्सिस के अलाउंग। तो ये सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। सपोज करो कि ये पॉइंट P है, तो ये Q पॉइंट है, तो जब मैं इसे फोल्ड करूँगा तो ये जो Q पॉइंट है ये P पॉइंट के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए P और Q एक ही पॉइंट बन जाएंगे जब मैं इसको पैरेलल एक्सिस के अलाउंग ओवरलैप करूँगा। चलो करते हैं। तब क्या होने वाला है, इस R के ऊपर ये वाला R आ जाएगा और इस R के ऊपर ये वाला R आ जाएगा, और ये वाला R रेजिस्टेंस ये अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए वो सर्किट कैसे बनने वाला है। ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये Q वाला पॉइंट, ये वाला ब्रांच इस R के ऊपर आ जाएगी, तो स्मॉल r और ये R रेजिस्टेंस के ऊपर ये वाला R रेजिस्टेंस चला जाएगा। ठीक है, और ये जो बीच की ब्रांच है ये अपने आप में ही फोल्ड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा R/2 और ये हो जाएगा R/2, और ये बीच का रेजिस्टेंस हवा में ही लटक जाएगा। ये R रेजिस्टेंस ये हवा में लटक गया, जिसकी कोई नीड नहीं। तो P और Q ब्रांच के बीच में
ए और बी ब्रांच के बीच में, और जो हवा में जो ब्रांच लटक जाएगी उससे हमें कंसिडर ही नहीं करना है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर इस ब्रांच का वो हो जाएगा आर। यहाँ पर मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों की हेल्प से सिमिलर रिजल्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से मिरर सिमेट्री से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हमने अभी मिरर सिमेट्री की हेल्प से सॉल्व करके देखा। अब इस क्वेश्चन को हम फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फोल्डिंग सिमेट्री मीनिंग पैरेलल सिमेट्री, और पैरेलल सिमेट्री की जो एक्सिस होती है वो क्या होती है, अलोंग द टर्मिनल पॉइंट। तो ये हो गई फोल्डिंग सिमेट्री की एक्सिस। जब इसे फोल्डिंग एक्सिस के अलोंग हम फोल्ड करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ओवरलैप हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में हो जाएगा। जब इसी से ऐसा फोल्ड करूँगा तो ये वाली जो ब्रांच है वो उठ के कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ऐसा हो जाएगी ब्रांच, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये आर पहले से ही था यहाँ पर, और ये वाला आर उठ के ऊपर इसके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद ये वाला आर पहले से ही है यहाँ पर, और ये वाला आर उठ के इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये आर, ये आर, ये आर और ये आर एज इट इज रहेगा। और ये वाली ब्रांच तो यहाँ बीच में लटक जाएगी। जब ये वाला आर जब इस वाले आर के ऊपर आएगा तो ये बीच में लटक जाएगी। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जो ब्रांच बीच में लटक जाएगी यहाँ पर उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन r/2, ये r/2, तो ये r/2, इसके सीरीज में r/2, ये r, ये r, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक 2R ओम का रेजिस्टेंस, ये R और R 2R हो जाएंगे, और ये r/2 ये R हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो RAB इक्वल टू R इंटू 2R, R प्लस 2R, तो ये हो जाएगा 2R स्क्वेयर अपॉन 3R, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2R अपॉन 3। तो इस प्रकार से हम मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों की हेल्प से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल मेथड लगे, मिरर सिमेट्री लगे तो आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए, या फिर फोल्डिंग सिमेट्री अच्छी लगे तो आप उससे सॉल्व कर लीजिए। दोनों ही मेथड से हमारे आंसर आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोनों ही टेक्निक से। सबसे पहले हम मिरर सिमेट्री की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी आप यहाँ पर देखिए, जो मिरर सिमेट्री के केस में क्या होगा, मिरर बनना चाहिए। तो मिरर हम बीच में से यहाँ से बनाएंगे। जो मिरर एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टर्मिनल पॉइंट के। तो यहाँ पर देखिए, हम इसे ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये r/2 पोर्शन इस साइड है, इस एक्सिस के इस साइड है, और ये r/2 पोर्शन एक्सिस के इस साइड है। ये r/2 पोर्शन एक्सिस के इस साइड है और r/2 पोर्शन इस साइड है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये वाला पोर्शन की मिरर ये वाला पोर्शन है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि एक्सिस पर करंट फ्लो नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सपोज करो I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इस साइड भी I1 करंट ही फ्लो होना चाहिए मिरर के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ I2 करंट फ्लो हो रहा है तो इस वाली लाइन पर भी I2 करंट ही शो होना चाहिए, और यहाँ पर यदि I3 करंट फ्लो हो रहा है तो मिरर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ भी I3 करंट ही फ्लो होना चाहिए। अगर यहाँ I4 करंट फ्लो हो रहा है तो मिरर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ भी I4 करंट ही फ्लो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये I2 करंट यहाँ जा रहा है, और वो ये जो नोड है ये फ्रॉड नोड है।
एक्चुअल में इसका कोई रोल है ही नहीं। अब देखो I2 करंट यहाँ तभी फ्लो हो सकता है जब ये ऐसा कनेक्शन हो, यहाँ I3 करंट तभी फ्लो हो सकता है, यहाँ I3 करंट तभी फ्लो हो सकता है जब ये ऐसा कनेक्शन हो। तो ये जो नोड है ये फ्रॉड नोड है, एक्चुअल में यहाँ कोई नोड है ही नहीं, क्योंकि मिरर वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा अगर यहाँ पर नोड रहा तो एक्चुअल में सर्किट ऐसा है। तो अब तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, अब तो इसमें कुछ रखा ही नहीं, ये सारी ब्रांच पैरेलल ब्रांच हो गई। ये R रेजिस्टेंस, ये R/2 R/2 R, ये R और R 2R हो जाएगा। ये R और R ये 2R हो जाएगा। और ये R, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब देखो ये 2R और 2R ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए ये R से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये R और ये 2R और 2R के कॉम्बिनेशन, फिर इस R और फिर ये R, तो ये A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया R/3। इस प्रकार से हम मिरर सिमेट्री की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखो फोल्डिंग सिमेट्री मीन्स पैरेलल सिमेट्री। तो इस एक्सिस के अक्रॉस हम इसे फोल्ड कर देंगे। उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उस कंडीशन में ये R और ये R पैरेलल में रहेंगे, तो ये ब्रांच हो जाएगी R/2। उसके बाद देखो ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, इसलिए इसका रिजल्ट R/2 हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा R/2, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। उसके बाद ये R ब्रांच तो ऊपर चली गई है, इसके साथ पैरेलल हो चुकी है पहले से, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट R/2 आ गया है। अब हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल देते हैं, RAB, तो क्या हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो R और R/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, R इंटू R/2 प्लस R प्लस R/2। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये R² अपॉन 2, ये हो जाएगा 3R/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R/3। तो देखो मिरर सिमेट्री की हेल्प से भी R/3 आंसर आया, ये सॉरी फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से भी रिजल्ट R/3 आया, और मिरर सिमेट्री की हेल्प से भी रिजल्ट R/3 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। सबसे पहले हम मिरर सिमेट्री की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिरर सिमेट्री की हेल्प से जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस टर्मिनल पॉइंट के परपेंडिकुलर मिरर एक्सिस रहेगी, जो कि इस रेजिस्टेंस को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये R/2, ये R/2, ये R/2 और ये R/2। अब जितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इस ब्रांच में भी फ्लो होगा, जितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है उतना यहाँ पर भी फ्लो होगा, जितना यहाँ फ्लो हो रहा है उतना ही यहाँ पर भी फ्लो होगा। इसका मतलब ये जो नोड है ये फ्रॉड नोड है, ये रॉन्ग नोड है, क्योंकि अगर यहाँ नोड अगर बन जाएगा तो फिर यहाँ जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना करंट यहाँ तभी फ्लो हो सकता है जब ये ऐसा रहे अरेंजमेंट, ये ऐसा अरेंजमेंट रहे और ये अरेंजमेंट ऐसा रहे, तभी जितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है उतना करंट यहाँ फ्लो हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब देखो, अब तो ये बहुत इजी हो गया, ये R, अब A और B पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, ये यहाँ R है, ये 2R हो गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस
R है और ये बीच वाली ब्रांच भी 2R ओम की रहेगी। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R है, ये R, ये R और ये ब्रांच ये 2R और ये बाहर वाली ब्रांच R ओम। तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, R इंटू 2R, R प्लस 2R तो 2R स्क्वेयर प्लस 3R, R से R कैंसिल, मीन्स इसकी प्लेस पर मैं 2R/3 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इसे मैं 2R/3 से रिप्लेस कर दूँ, इसे और इसे हटा के इसकी प्लेस पर 2R/3 रेजिस्टेंस रख देता हूँ। ये 2R/3, ये 2R/3। अब देखो ये R 2R/3 और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लो। ये R प्लस 2R/3 प्लस R, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3R, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2R और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3R। तब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3R प्लस 2R 5R, 5R प्लस 3R 8R, 8R/3। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8R/3 और ये कॉम्बिनेशन भी उतना ही है, इसलिए इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 8R/3। तो अब हमारे पास 3 ब्रांचेस आ गई, इसे रिप्लेस कर दो एक सिंगल रेजिस्टेंस 8R/3 से और इसे भी एक सिंगल रेजिस्टेंस 8R/3 से रिप्लेस कर दो। तो ये रिप्लेस कर दिया मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस 8R/3 और इसे भी रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रेजिस्टेंस 8R/3 से। अब ये तीनों पैरेलल में है, तो पहले ये 8R/3 ये जो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा 8R/6, ये आधी हो जाएगी ब्रांच, इसलिए इस ब्रांच और इस ब्रांच को हटाकर 8R/6 से रिप्लेस कर देंगे। तो इसे भी हटा दिया और इसे भी हटा दिया और इसकी प्लेस पर एक सिंगल ब्रांच 8R/6। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 8R/6 इंटू 2R अपॉन 8R/6 प्लस 2R। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है, ये 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8R² अपॉन 3, 8R² अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 12R, तो 12/20R अपॉन 6। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 8R² अपॉन 3 इंटू 6/20R, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा, ये का जितना ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 8R/10। ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया मिरर सिमेट्रिक टेक्निक से। इसलिए यहाँ पर इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया मिरर सिमेट्रिक टेक्निक से 8R/10। इस क्वेश्चन को आप फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। ये ब्रांच, अब देखो फोल्डिंग सिमेट्री के केस में क्या होगा, ये तो बहुत इजी है। देखो क्या होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये सर्किट में हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो क्या होगा, ये R ब्रांच के ऊपर ये ब्रांच फोल्ड हो जाएगी। फोल्डिंग सिमेट्री के केस में क्या करते हैं हम, अलोंग द टर्मिनल पॉइंट जो एक्सिस रहती है वही फोल्डिंग सिमेट्रिक के कंडीशन में एक्सिस होती है। फोल्डिंग एक्सिस होती है या पैरेलल एक्सिस होती है, तो यही एक्सिस है फोल्डिंग एक्सिस
या पैरेलल एक्सिस। तो ये आर और ये आर पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी r/2। यहाँ पर देखो, ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में आ जाएंगी, इसलिए ये वैल्यू भी r/2 हो जाएगी। अब देखो, ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में हो जाएगा, इसलिए ये एक्सिस भी हो जाएगी r/2। ये एक्सिस, ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में आ जाएंगे, इसलिए ये वैल्यू भी हो जाएगी r/2। ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में हो जाएंगे, इसलिए ये वैल्यू भी हो जाएगी r/2। जब फोल्ड करेंगे अलॉन्ग द ए बी एक्सिस, यहाँ पर आप देखिए ये जो ब्रांच है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ये जो नोड होता है ये फ्रॉड नोड होता है, ये एक्चुअल में सेपरेट नोड होता है। इसलिए ये आर और आर, ये वाली ब्रांच, ये आर और आर, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें ए और बी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो, ये r/2 है, ये r/2 और ये r/2 मिला के क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। उसके बाद ये r/2 और ये r/2, ये r और r मिला के कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और इस a और b पॉइंट के बीच का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो क्या होने वाला है, r और r/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, r इंटू r/2 अपॉन r प्लस r/2, तो ये हो जाएगा r² अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3r अपॉन 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन की प्लेस पर जो वैल्यू आई है वो आ गई है r/3। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं r/3 से रिप्लेस कर दूंगा, इसे हटा दूंगा मैं और इसकी प्लेस पर वैल्यू पुट कर दूंगा r/3। अब यहाँ पर आप देखिए r/2 और r/2 और r/3 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो r/2 और r/2 r हो जाएगा और r में r/3 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4r/3। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के 4r/3 से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4r/3। 4r/3। अब ये 4r/3 और ये 2r पैरेलल में है, तो अब इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो RA भी पता चल जाएगा मुझे। तो 4r/3 इंटू 2r अपॉन 4r/3 प्लस 2r। जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो देखते हैं कितनी आ रही है। ये हो जाएगा 8r² अपॉन 3 अपॉन, ये हो जाएगा 10r अपॉन 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी RAB की वो आएगी RAB इक्वल टू 8r/10। देखो दोनों ही मेथड से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8r/3। चाहे मैं मिरर सिमेट्रिक मेथड का यूज़ करूं, चाहे फोल्डिंग सिमेट्रिक मेथड का यूज़ करूं, दोनों ही टेक्निक से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वो सेम आ रही है। अब इस क्वेश्चन को मिरर सिमेट्रिक टेक्निक से मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये AB टर्मिनल है, तो ये जो एक्सिस है ये मिरर सिमेट्रिक एक्सिस होगी। ये इस साइड r/2 कंसिडर कर लेता हूँ, इस साइड r/2 कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, मिरर सिमेट्रिक एक्सिस पर करंट फ्लो होता ही नहीं है, इसलिए मैं इसे हटा दूंगा। मिरर सिमेट्रिक एक्सिस पे जो रेजिस्टेंस है वहाँ करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए मैंने हटा दिया। अब तो ये सर्किट बहुत सिंप्लीफाई हो गया। ये R और R सीरीज़ में है, ये 2R हो जाएगा, ये R और R सीरीज़ में ये 2R हो जाएगा और ये R हो जाएगा, तो बहुत इजीली मैं इसे कैलकुलेट कर लूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक क्वेश्चन है और मुझे
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस द ए बी। तो सबसे पहले तो इसमें मैं मिरर सिमेट्रिक टेक्निक का यूज़ करता हूँ। तो जब मिरर सिमेट्रिक टेक्निक का यूज़ करूँगा तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये मिरर सिमेट्रिक एक्सिस जो होती है वो हमेशा टर्मिनल के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो आर को ये कट कर रही है तो इस साइड r/2 और इस साइड r/2 और इस साइड r/2 और इस साइड r/2 होगा। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जो एक्सिस पर जो ब्रांच होती है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो एक्सिस पर कौन सी ब्रांच है? ये वाली ब्रांच है एक्सिस पर, इसलिए यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, अब तो बहुत इजीली ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये R और R ये 2R हो जाएगा। तो ये दोनों ब्रांच को हटाकर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूँ इसे, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी ये 2R। यहाँ पर देखिए ये R और ये R ये दोनों सीरीज़ में है, इसलिए इन दोनों को हटाकर फिर इसकी प्लेस पर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस 2R रख देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये R है और R और 2R पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R मीन्स 3R। तो 2R² अपॉन 3R। तो ये R से R कैंसिल, ये 2R/3 इस कॉम्बिनेशन की प्लेस पर 2R/3। तो इस कॉम्बिनेशन की प्लेस पर 2R/3। अब यहाँ पर आप देखिए ये R है और ये 2R और ये 2R/3 ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो RAB की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी R/3। आप कैलकुलेट करके देख लो इसे। इस क्वेश्चन को हम फोल्डिंग सिमेट्रिक टेक्निक से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फोल्डिंग सिमेट्रिक कंडीशन क्रिएट नहीं हो रही है। इसको हम और एक टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, ये ब्रांच पैरेलल में है और ये ब्रांच पैरेलल में है। तो इसे एक सिंगल सर्किट से रिप्लेस कर देता हूँ, तो कुछ इस प्रकार का सर्किट बन जाएगा। ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये R/2 ये R/2 और ये ब्रांच भी R/2। तो ये पॉइंट AB टर्मिनल, तो ये R/2 और R/2 कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। और R और R/2 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल जाएगा वो आ जाएगा R/3। तो दोनों ही टेक्निक से वैल्यू सेम आ रही है। ये टेक्निक थोड़ी इजी लग रही है इस क्वेश्चन में, तो बेटर रहेगा इस टेक्निक का यूज करो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम मिरर सिमेट्रिक टेक्निक से सॉल्व करते हैं। तो जब मिरर सिमेट्रिक टेक्निक से सॉल्व करूंगा उस कंडीशन में ये जो मिडल एक्सिस है ये मेरी मिरर एक्सिस हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि मिरर एक्सिस पे जितनी भी ब्रांच है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, तो उन ब्रांचेस को आप हटा सकते हो। ये लो हटा दिया। तो सर्किट मेरा थोड़ा सा सिंपल हुआ। और मैंने आपको बताया है कि जब सिमेट्रिक सर्किट बनता है तो ये जो नोड होते हैं ये फ्रॉड नोड होते हैं, ये करंट ऐसा फ्लो होगा इसमें। तो अब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। ये सीरीज में हो गए तो ये 2R हो जाएगा। तो इस ब्रांच को 2R से रिप्लेस कर देंगे, इस ब्रांच को भी 2R से रिप्लेस कर देंगे, इस ब्रांच को भी 2R से रिप्लेस कर देंगे, इस ब्रांच को भी 2R से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये 2R और 2R ये पैरेलल में है, इसलिए ये अगेन रिप्लेस हो जाएगी R रेजिस्टेंस से। ये 2R और 2R ये पैरेलल में है, इसलिए ये भी रिप्लेस हो जाएगी R ओम के रेजिस्टेंस से। अब ये R और पैरेलल में है तो ये अगेन रिप्लेस हो जाएगी सिंगल रेजिस्टेंस R/2 से। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आ गया यहाँ पर R/2 आ गया। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है
वो हमारे पास आ गया r/2, आर ए बी इक्वल टू r/2 बाय मिरर सिमेट्रिक टेक्निक। इस क्वेश्चन को फोल्डिंग सिमेट्रिक टेक्निक से भी किया जा सकता है। यहाँ पर इस टेक्निक में क्या होगा, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा देखो, इस आर के पैरेलल में ये आर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर r/2 आ जाएगा। इस आर के पैरेलल में ये आर आ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी r/2 हो जाएगी। यहाँ पर देखो, ये जो आर है उसके पैरेलल में ये वाला आ जाएगा, इसलिए ये r/2 हो जाएगी वैल्यू। इस आर के पैरेलल में ये वाला आर आ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी हो जाएगी r/2। अब उसके बाद देखिए, ये हो गया, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, और ये जो मिडिल वाली एक्सिस है ये तो बीच में लटक जाएगी। तो ये देखो, ये हो जाएगा आर और ये हो गया आर, तो आर और आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगेन r/2। तो ये फोल्डिंग सिमेट्रिक टेक्निक से भी उतनी ही वैल्यू आ रही है। अब ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम कर रहे हैं, देखिए क्या है यहाँ पर, कैसे करेंगे इसे। अब ये भी मुझे सिमेट्रिक सर्किट दिख रहा है। कैसे सिमेट्रिक सर्किट दिख रहा है ये देखो आप, ये ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ से देखो, ये सिमेट्रिक दिख रहा है पूरा, ये पूरा सिमेट्रिक दिख रहा है मुझे। ये रेजिस्टेंस r/2 इस साइड, r/2 इस साइड जो कट कर रहा है, जो एक्सिस हमारी कट कर रही है मिरर सिमेट्रिक एक्सिस, ये r/2 इस साइड। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सिमेट्रिक सर्किट हो उस कंडीशन में ऐसे जो नोड होते हैं ये फ्रॉड नोड होते हैं। ये देखिए, तो ये ब्रांच ऐसी हो जाएगी और ये ब्रांच ऐसी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये R और 2R दोनों पैरेलल में है, यहाँ पर भी ये R और ये 2R पैरेलल में है, इसलिए इनके कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करते हैं R और 2R के पैरेलल कॉम्बिनेशन से, जो कि हो जाएगा R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R मतलब 3R। तो ये 2R स्क्वेयर, तो यहाँ पर ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2R/3। तो इसे भी मैं 2R/3 से रिप्लेस कर दूंगा और इसे भी मैं 2R/3 से रिप्लेस कर दूंगा। तो देखते हैं कैसे रिप्लेस होगा ये। इसे रिप्लेस करता हूँ 2R/3 से। तो ये मैंने ब्रांच ये हटा दी यहाँ से, और इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ 2R/3 से। इसे भी मैं रिप्लेस करने वाला हूँ 2R/3 से। तो ये हो गया ब्रांच, ये 2R/3, और यहाँ भी हो गया ए और बी पॉइंट के बीच में 2R/3। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच का मुझे चाहिए, तो ये तीनों सीरीज में हो गए, ये 2R प्लस 2R/3 ये हो गए सीरीज में। तो ये 2R प्लस 2R/3, तो ये हो जाएगा 8R/3 हो जाएगा ये। तो इन तीनों को हटा के मैं इसकी प्लेस पर 8R/3 रख दूँ। तो ये हो गया 8R/3। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसे सॉल्व कर लेंगे तो RAB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो RAB इक्वल टू 2R/3 इंटू 8R/3 अपॉन 2R/3 प्लस 8R/3। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 16R² अपॉन 9। ये जो
नीचे एलसीएम आ जाएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे 10R, तो ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। ये कट सकता है कि जितना कट सकता है काट लेते हैं, ये 8 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पर 8R/15, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी RAB की। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पर कि सर आपने ये जो फ्रॉड नोड है इसको इस साइड ही क्यों शिफ्ट किया। उसका एक रीज़न है, करंट हमेशा कौन सा पाथ प्रेफर करता है। अगर मैं इसे पॉजिटिव टर्मिनल मानूँ और इसे नेगेटिव टर्मिनल मानूँ तो करंट क्या करता है, हमेशा लोवेस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को प्रेफर करता है। तो करंट देखो अल्टीमेटली करंट को प्लस से निकल कर माइनस के पास जाना है, तो करंट मेरा ये माइनस ऐसा यहाँ से सीधे जाने की कोशिश करेगा। और ऐसा नहीं होगा कि करंट पहले इधर जाएगा फिर इतना लंबा पाथ प्रेफर करेगा और फिर यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने इस ब्रांच को इधर टिल्ट कर दिया और इस ब्रांच को इधर टिल्ट कर दिया, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू गाइस। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर हम इसमें और कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे तो इतना सफिशिएंट है आपको समझने के लिए सिमेट्रिकल सर्किट को। सो थैंक यू गाइस।